बात होती है, किसी बड़े नेता की बात होती है, मिनिस्टर्स की बात होती है, लेकिन प्रवक्ताओं की बात नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं प्रवक्ता के रूप में आप राजनीति को कैसे देखते? प्रवक्ता का जो पद है वो कांटों भरा ताज है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ लगभग खत्म हो जाती है। रालोद पश्चिम यूपी या उसके आसपास तक क्यों सीमित है? किसान बलिया में भी हैं। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं तब समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी है। ये जनता इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती है। रोहित जी, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। 2024 के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा जो था, उस एजेंडे को ध्वस्त करने का काम किया और उसका सीधे तौर पे जनता को मिसगाइड करने का उन्होंने काम किया, क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि संविधान नहीं बदल सकती कोई भी पार्टी। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ा। अच्छा। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को धोखा देके 2024 के चुनाव में वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण हम उनके साथ नहीं गए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगते रहते हैं कि जयंत चौधरी को हमने राज्यसभा भेजा, वरना जयंत चौधरी के पास तो इतने विधायक ही नहीं है कि वो राज्यसभा जा पाए। समाजवादी पार्टी ने 1989 में मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देने का काम किया था। हमारी पार्टी में चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में काम करते थे मुलायम सिंह। इसी कांग्रेस ने मुलायम सिंह का एनकाउंटर करने का आदेश दिया था और मुलायम सिंह चोरी छुपे भाग के उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से चौधरी चरण सिंह जी की कोठी पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे बचा लीजिए चौधरी साहब, वरना कांग्रेस मेरा एनकाउंटर करवा देगी। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको अपने दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया और तब जाके मुलायम सिंह की जान बची थी, वरना आज समाजवादी पार्टी तो होती ही ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो वैसे ही दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक दलों का अगर इतिहास उठाकर देखें, अगर वर्तमान उठा के देखें तो तमाम तरह के दिलचस्प किस्से सामने आते हैं। और राजनीतिक दलों में एक पद होता है, बड़ा अहम होता है, उसको कहते हैं प्रवक्ता। क्योंकि प्रवक्ता बड़ा खास होता है, जो वो बोलता है वो शब्द राजनीतिक दल के शब्द माने जाते हैं। प्रवक्ताओं को रोज तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो टीवी डिबेट्स की बात कर लें, चाहे इंटरव्यूज की बात कर लें, चाहे वो पब्लिक डोमेन में दिए गए बयान हो। ऐसे ही हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता मौजूद है रोहित अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प है, उसमें राजनीतिक दलों का इतिहास, वर्तमान और भविष्य भी बड़ा दिलचस्प किस्से लेकर आता है। साथ ही साथ प्रवक्ता, चूंकि आप प्रवक्ता हैं और आप व्यापार सभा जो रालोद की उसके अध्यक्ष भी हैं, सबसे दिलचस्प बात यह प्रवक्ता की, क्योंकि प्रवक्ता का पद ऐसा होता है जो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में रहता है, इंटरव्यूज में रहता है और तमाम तरह के शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रवक्ता हैंडल करता है, हर चीज करता है। प्रवक्ता के बारे में लेकिन कोई ज्यादा बात नहीं, जब बात होती है किसी बड़े नेता की बात होती है, मिनिस्टर्स की बात होती है, लेकिन प्रवक्ताओं की बात नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं प्रवक्ता के रूप में आप राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए अजय जी, प्रवक्ता का जो पद है वो कांटों भरा ताज है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ लगभग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जोक भी पोस्ट करना चाहते हैं तो उस जोक के भी राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या आप बात कर रहे हैं आज और हमारे आपकी बातचीत के अंदर जो भी बात मैं बोलूँगा वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से जोड़ के देखी जाएगी, वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ के ही देखी जाएगी। तो जो व्यक्तिगत लाइफ होती है आपकी वो लगभग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी जगह पे आप स्वयं नहीं रह पाते, क्योंकि आपको पार्टी का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है हर समय। 24/7 आपको कहीं ना कहीं पार्टी मोड में रहना पड़ता है, और जो कि एक जिम्मेदारी भी है और जो हर व्यक्ति को शायद पार्टी नहीं दे सकती। उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ता है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज भी तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि अगर अभी आप बात कर रहे हैं और अगर कोई घटना घटती है जो कि राजनीतिक घटना है, तो हो सकता है कि मेरे पास फ़ोनों के लिए कॉल आ जाए
तो मुझे हर समय अपडेट भी रहना है। आपको कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिनाई नहीं कर सकते हो कि हम इस पे जवाब नहीं देना चाहते हैं। वहीं पे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं ऐसी जिनके प्रवक्ता अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, या वो पार्टियां खुद ही कुछ मुद्दों के ऊपर अपने प्रवक्ताओं को विड्रॉ कर लेती हैं। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हमने एक बात सीखी है कि किसी भी मुद्दे से भागना नहीं है, हर मुद्दे पे बात करनी है, क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जब आप राजनीति के अंदर हैं तो आपका कोई ना कोई विचार तो होता ही है, और अगर आप उस विचार को प्रकट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही लोगों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, आप अपनी ही जनता को छलने का काम कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ता को छलने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कई बार ऐसे मुद्दों के ऊपर भी बात करनी पड़ती है जो हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं पसंद आते हैं, परंतु हमको उन मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। अपने ही कार्यकर्ता आपका विरोध कई बार करते हैं कि उनको लगता है शायद कि ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, जबकि हर चीज़ को कहीं ना कहीं हमको ये समझते हुए करना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट पार्टी पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट राजनीति पे क्या होगा। चाहे वो कोई आंदोलन हो, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे किसी भी तरीके की न्यूज़ हो, उसके ऊपर प्रवक्ता को तैयार रहना चाहिए। और राजनीतिक दलों को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हर मुद्दे के ऊपर बात करें, ना कि आप अपना स्टैंड क्लियर करने से उन मुद्दों के ऊपर विड्रॉ कर लें। ज़्यादातर मैंने देखा हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी निरंतर कई मुद्दों के ऊपर अपने प्रवक्ताओं को विड्रॉ कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता है वो बहुत जिम्मेदारी का पद है, और राजनीतिक पार्टी भी एक बहुत जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं वो आह्वान करती है समाज के अंदर। और आप जब राजनीति करने के लिए उतरे तो इसका मतलब आप समाज सेवा करने के लिए उतरे। राजनीति सीधे तौर पे समाज सेवा से जुड़ी हुई है, और वो समाज सेवा आपकी 24/7 पे हो सकती है। उसके लिए कोई टाइमलाइंस नहीं हो सकती हैं कि हम इस स्लॉट पे करेंगे साहब, हम 10 से लेके 5 बजे तक तो राजनीति करेंगे, उसके बाद हम राजनीति नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत लाइफ होती है वो पूरी तरीके से हम पर होती है। अच्छा, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में फेम भी बहुत जल्दी मिलता है और व्यक्ति डिफेम भी बहुत जल्दी हो जाता है। टीवी डिबेट्स में आप जाते रहते हैं, तमाम तरह के मुद्दे रहते हैं जिस पर चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। क्लिप्स वायरल होती हैं, कुछ क्लिप्स ऐसी वायरल होती हैं या की जाती हैं जिससे जिस व्यक्ति के पक्ष में हवा बनानी हो हवा बना सकते हो, और जिस व्यक्ति को डिफेम करना हो या उसको कमज़ोर दिखाना हो शाब्दिक रूप से या राजनैतिक ज्ञान के रूप से, उसको डिफेम कर दिया जाता है। ऐसा आपको कभी सामना करना पड़ा? क्योंकि हालिया मैंने एक क्लिप देखी, आप एक टीवी चैनल की डिबेट में थे, वहाँ पर एक सीनियर एंकर हैं, वो आपसे कुछ कहते हैं और उसके बाद उतनी क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है, और ये दिखाया जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि इस वक्त राजनीति के ऊपर सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है, और राजनीतिक दल भी उसी सोशल मीडिया के हिसाब से अपनी टीम्स डिसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पक्ष को मजबूत दिखाना है तो उतनी क्लिप काट ली जाएगी और सामने वाले को डिफेम किया जाएगा। मैं जिस संदर्भ की बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में जो देश की मीडिया है वो कहीं ना कहीं 3 धड़ों में बटी हुई है। एक मीडिया है जो कि न्यूट्रल है, जो कि अपना काम कर रही है, सही तरीके से आगे बढ़ रही है। एक मीडिया है जिसके ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये गोदी मीडिया है, जो कि एक्सट्रीमली राइट है। और एक मीडिया है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सत्ता आरोप लगाती है कि ये चमचा मीडिया है, जो कि एक्सट्रीमली लेफ्ट है। तो हमको कहीं ना कहीं उस बैलेंस को भी लेके चलना पड़ता है। अब जिस क्लिप की आपने बात की अभी, वो क्लिप भी जिसने वायरल की वो कहीं ना कहीं हमसे द्वेष की भावना रखते हैं, और कई बार वो हमारे साथ डिबेटों में रहे और खुद को स्वयंभू पत्रकार कहते हैं, परंतु वो एक्सट्रीमली लेफ्ट और लिफाफा पत्रकार हैं वो। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कोशिश की कि उस क्लिप को वायरल करके हमें डिफेम किया जाए, परंतु अगर आप जब पूरी क्लिप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो विदेश मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही थी, और विदेश मुद्दे के ऊपर जब मैंने भारत के पक्ष को पूरी तरीके से समझा दिया, और कहीं ना कहीं जब उन एंकर को लगा कि उनका तो पूरा का पूरा एजेंडा ही डिबेट का ध्वस्त हो जाएगा, तो वो तुरंत उसके ऊपर फायर हो गया। उनको लगा कि अब
अगर इनसे आगे बातचीत की गई तो हमने जो जिस मुद्दे के ऊपर ये डिबेट प्राइम टाइम की बुलाई है, ये हमारा तो एजेंडा ही पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क अब पड़ता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। और आपने तो एक क्लिप की बात की, तो मैंने तो ऐसी स्थिति भी फेस की है जहां पे आपके परिवार वालों को कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगता है कि भाई आप ये प्रवक्ता का पद छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप क्यों टीवी पे बैठते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीति के अंदर आपको हर तरीके के क्रिया के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कि हर तरीके की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और अगर आपको ये लगता है आप व्यक्तिगत तौर पे उससे आहत होते हैं, तो फिर राजनीति आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप जब भी कोई भी काम करने जाएंगे, आप कोई भी अच्छा काम करने आए, आप भूखे को खाना खिलाने जाइए, उसके भी आपको 4 विरोधी मिल जाएंगे कि भाई इन्होंने उसको खाना खिला दिया, उसने उसके बाद उसकी जो पैसे दिए उससे शराब पी ली उन्होंने। तो आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं सही हूं कि नहीं हूं। आपको इससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बारे में कौन क्या प्रायोजित करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही एक क्लिप थी एक और नेशनल चैनल की, जो कि हमारे साथी प्रवक्ता ने जिसके साथ मेरी कहीं ना कहीं बहस हुई थी, गर्मा गर्म बहस हुई थी। तो वो विधायक भी थे, दिल्ली के विधायक थे, झाड़ू पार्टी के विधायक थे। तो उन्होंने वायरल की थी, अपना पक्ष उन्होंने वायरल किया था। तो उन्होंने क्रिया की, जो मेरा पक्ष था उसी वीडियो के अंदर जब मैंने उसको पोस्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो मेरे विरोधी थे उनके पूरी तरीके से मुंह बंद हो गया, क्योंकि उनको दिखाई पड़ा कि जैसा आपने कहा कि क्लिप कटवा एक जो कल्चर चल गया है आजकल, वो क्लिप कटवा का जो कल्चर है, उस क्लिप कटवा के कल्चर से हमें बहुत अब फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति उसका पूरा वीडियो देखता है, खास तौर से राजनीति के अंदर आपके विरोधी तैयार रहते हैं आपके नेता तक वो क्लिप कटवे वाली क्लिपों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर आपको उससे फर्क पड़ने लग जाएगा तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो हमारे नेता तो इतने परिपक्व और इतने सौम्य हैं, क्योंकि जब भी अगर इस तरीके की क्लिपें उन तक पहुंचती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पूरा डिबेट खुद ही स्वयं मंगवा के देखते हैं और खुद ही उस चीज़ को वो समझते हैं बेहतर तरीके से कि हमने कहाँ पे गलत किया या कहाँ पे हमने सही किया। तो अब इन चीज़ों से हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये क्लिप कटवा वाले जो कल्चर है, इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरा, अगर आपको पूरी चीज़ समझनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यही आरोप कांग्रेस और विपक्ष लगाता है सत्ता पक्ष पे। राहुल गांधी के कई क्लिप्स भी वायरल किए गए, बाद में ये आरोप लगा, जैसी क्लिप्स वायरल हुए आरोप लगा कि हम ये क्लिप काटी गई है। और जब वीडियोस पूरे देखे गए तब ये लगा कि जिस तरह से क्लिप काटी गई है, बयान कुछ और था। एक आलू से सोने वाला बयान है जो कि बहुत पुराना, जिसमें राहुल गांधी की इमेज को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके नेताओं के बयानों को, और सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की बात करूंगा, अमित शाह के बयानों की बात करूंगा, तमाम ऐसे बयान हैं जिनकी क्लिप काटी गई, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया गया। जब इस तरह की चीजें आती तो उसे आप कैसे देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बात हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, या किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की बात हो? देखिए, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं देश के, और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो बड़े नेता हैं और देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और सबसे बड़े विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति राहुल गांधी की क्लिप को काट के और वायरल करके उनकी छवि को खराब कर लेता है, तो इसके लिए सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर आज की डेट में 99 सांसदों के ऊपर बैठी हुई है और कई राज्यों में उसकी सरकार है, उसके कार्यकर्ता हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पूरा वीडियो पोस्ट करके अपने नेता की छवि नहीं बचाने की स्थिति में हैं? तो आप ऐसा क्या है कि आप अपने नेता की छवि नहीं बचाना चाहते हैं? हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे और मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कई बार ऑन एयर ये चीज़ बोली कि आप अपने नेता को तो आप ही डिफेंड करेंगे। अगर मेरे नेता के किसी बयान को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसको डिफेंड करने का काम मेरा है, उसको डिफेंड करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता का है, उसको डिफेंड करने का काम हमारी पार्टी में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का है। तो क्या मैं ये मान लूं कि कांग्रेस पार्टी आज इतनी कमजोर हो गई है, उसके पास इतने हाथ नहीं बचे हैं कि वो राहुल गांधी के किसी भी बयान को डिफेंड कर पाए? जब राहुल गांधी बयान ही ऐसे देंगे कि वो कहेंगे हम संविधान बचाने के लिए नहीं आए हैं,
बड़े नेता के शब्दों में ये गुंजाइश नहीं होती है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएं और आप उसके बाद ये कह दें कि नहीं साहब हम ये बोलना नहीं चाहते थे, ये स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग की गुंजाइश बड़े नेताओं में नहीं होती है। एक बयान मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, जो विधानसभा के अंदर रखा गया, जिसमें उनकी जबान फिसल गई थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि 56 में से 46 या 46 में से 56 एसडीएम जो है एक समाज के चुने गए हैं, जबकि असली सच्चाई ये थी उस बयान की कि वो 86 में से 56 की फिगर देना चाहते थे। और ये पूरी की पूरी क्लिप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर रही, और मैं स्वयं एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के मैंने ये चीज़ बोली कि योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था वो उसी बयान को अगर पूरा देखिए तो वो 86 में से 56 की बात करते हैं, परंतु उनकी छवि तो आज भी खराब की जा रही है ना उस बयान के ऊपर। आज भी अखिलेश यादव कम से कम अपनी 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस बयान का इस्तेमाल कर चुके हैं। यही तो रोहित जी मैं कह रहा हूं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या कोई भी नेता हो, एक तरफ से ये चीज उठती है, क्लिप काटी जाती है, डिफेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है, तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, दूसरी तरफ से डिफेंड किया जाता है, और फिर डिफेंड करने के साथ उनकी आईटी सेल्स वही काम करती हैं, क्लिप काटी जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या आपने योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में बात कही, उनके बयान के संदर्भ में वो क्लिप काटी जाती है, उस डिफेम किया जाता है। क्या राजनीति में ये सही दिशा पे राजनीतिक दल जा रहे हैं? जिस तरह से आईटी सेल का गठन किया गया, जिस तरह से क्लिप्स को काट के एक दूसरे को डिफेम किया, क्या ये सही रास्ता है? देखिए, समय के साथ आपको बदलना तो पड़ेगा ही। एक समय हुआ करता था जब पेपर छपा करता था और पेपर का इंतज़ार करती थी हर देश की जनता, और उसके अंदर जो लिखा होता था तो उसी को वो नेता का बयान माना जाता था। समय थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, टीवी आया, टीवी के अंदर जो बयान होते थे वो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कह सकते हैं आप, जो कि कांग्रेस काल के अंदर शुरुआत हुई थी, एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हुआ करते थे। उसके बाद जो अगला जो अब काल आया है वो सोशल मीडिया का काल है, जिसके अंदर हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम आपके साथ कैसे बैठे हुए हैं, इस तक का निरीक्षण जो है जनता करती है। और इस तक की जो एक मैं ये कहूँगा कि जो बात है वो दूर तक जाती है। तो आपका आचरण, आज की जो पूरी कार्यशैली है उसके अंदर आपके आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको फिर से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो आईटी सेल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके नेता ने कोई बयान दिया है तो और उसको विपक्ष या सत्ता उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश कर रही है, तो उस बयान को किस तरीके से सही तरीके से अपनी जनता तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको, जैसे राहुल गांधी की आपने बात की, तो राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर खुद ही इतना ज़्यादा अंतर्कलह है और विरोध है कि शायद वो अपने ही नेता के बयान को खुद ही डिफेंड नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 99 सांसद अगर उनके किसी भी बयान को अपने सोशल मीडिया हैंडलों से पोस्ट कर दें, उनके जितने भी विधायक हैं, जिन भी राज्यों में सरकार है वो पोस्ट कर दें, उनके जितने पदाधिकारी हैं वो पोस्ट कर दें, तो उस बयान को कोई भी आदमी गलत तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। तो जब आपका कार्यकर्ता ही आपके साथ ईमानदार नहीं है, आपका नेता ही आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी का क्या मतलब बचता है? तो आप फिर अपनी छवि तो आपको खुद ही बचानी है ना। तो अगर आप अपनी छवि नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका आकलन करना चाहिए, या तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है पार्टी के अंदर, और अगर आपकी एक्सेप्टेंस है, आप मानते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि आपके लोग ही आपकी छवि को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे से आप बात करोगे तो मैं तो राष्ट्रीय लोकदल की छवि की बात करूंगा ना, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल की बेहतरी की बात करूंगा आपसे। मेरे से क्या लेना देना है कि राहुल गांधी जी के कौन से बयान वायरल हो रहे हैं, परंतु वो एक बड़े नेता हैं और बड़े परिवार से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है, हमसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कम से कम जो देश के मुद्दे हैं उसके ऊपर उनको संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी ये समझती है बहुत बेहतर तरीके से कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर विरोध करने का काम करते हैं या आपके प्रवक्ता विरोध करने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो छोटा सा छोटा इंटरव्यू देगा तो उसके नेताओं तक वो ना पहुंचे, ऐसा मैं मान नहीं सकता। और अगर उसने गलत बोला है और आप उसका विरोध नहीं करते हैं, आप उसको उसकी प्रतिक्रिया अपने बड़े नेता के द्वारा नहीं दिलवाते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देने का काम कर रहे हैं।
तो आज की डेट में जो विपक्षी हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको शायद गाली गलौज वाले प्रवक्ता ज़्यादा पसंद हैं, उनको शायद इस तरीके के बयान ज़्यादा पसंद हैं जो कि वायरल हो सकें। देखिए, ये तो आरोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए जाते हैं कि इनके प्रवक्ता खराब है, उनके प्रवक्ता खराब हैं, वो गाली गलौज करते हैं, और दूसरी तरफ से यही सवाल उठते हैं। आपने कहा लास्ट तक बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, अगर कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए। कहते हैं 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब बीजेपी जिस चीज़ में माहिर थी वो कांग्रेस ने बाद में करके दिखाया, उसी चीज़ में कांग्रेस ने अपने आप को माहिर किया। बात सोशल मीडिया या टीवी तक अपनी बात पहुंचाने की। बीजेपी ने कहा 400 पार का नारा दिया, बीजेपी ने कहा अब की बार 400 पार। कांग्रेस ने कहा कि 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। जनता को पता था कि संविधान पे क्या संकट है, क्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस तरह से, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक फ्रेम की चीज़ कि भाई बीजेपी आएगी 400 300 के अंदर रहेंगे तब भी इनको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं। यानी कि फुल मेजॉरिटी दोनों सदनों में हो जाए और ऐसी मेजॉरिटी हो कि संविधान बदल दें। बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई गई, बीजेपी को नुकसान हुआ। सोशल मीडिया की, मैं इसीलिए सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत इतनी है, वो व्यक्ति को, पार्टी को, किसी को भी फेम और डिफेम दोनों दे सकती है। और लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। यानी कि बीजेपी जिस हथकंडे में माहिर थी, कहते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल बड़ा मजबूत था, कांग्रेस ने भी अपना वही काम किया, अपने आईटी सेल को इतना मजबूत किया और अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचा दी। जिसको आप आईटी सेल कह रहे हैं कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत था, मैं उसको कहूँगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता की निष्ठा ज़्यादा मजबूत थी। वो अपनी पार्टी के प्रति इतना निष्ठावान था कि वो अपनी हर बात को कहीं ना कहीं उनके हर ट्विटर हैंडल पे आपको दिखाई पड़ती है, जिसको कई बार ट्रोल भी करने की कोशिश की जाती है कि आप देखिए कि ये 12 ट्विटर हैंडल से, जिसको टूल किट बोला जाता है, कि ये 12 ट्विटर हैंडल के ऊपर 12 बड़े नेताओं पे सेम पोस्ट पड़ी हुई है, जिसको टूल किट बुलाया जाता है। एक्चुअल में वो टूल किट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा जब वो देखा जाता है कि उनकी छवि, उनके नेता की छवि, उनकी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको डिफेंड करने के लिए वो सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करके उसका सही वर्जन लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं कि कांग्रेस ने उस टूल किट का प्रयोग करते हुए 2024 के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा जो था, उस एजेंडे को ध्वस्त करने का काम किया और उसका सीधे तौर पे जनता को मिसगाइड करने का उन्होंने काम किया। क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि संविधान नहीं बदल सकती कोई भी पार्टी, वो चाहे 400 पार की बात कर ले या वो 450 पार की बात कर ले, संविधान आज की डेट में भारत का नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये राजतंत्र है, ये जनता का राज है, यहाँ पे किसी की राजाशाही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे राजशाही करने की कोशिश करेगा तो उसको जनता पूरी तरीके से बदलना बेहतर तरीके से जानती है। हर 5 साल में आपको जनता की अदालत में जाना है और उससे पहले हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि आप बेहतर कर रहे हैं या नहीं बेहतर कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आज की डेट में देश का राजा नहीं है। जो राजनीतिक हैं ये देश की सेवा करने आए हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने इनको भेजा है, क्योंकि एक साथ आप इतने लोगों के साथ नहीं बात कर सकते, एक साथ नहीं बना सकते पॉलिसी कि एक साथ सारे लोगों से, भीड़ से बात हो सके। इसलिए उस भीड़ में से जनता ने अपने बीच से चुन के एक नेता को भेजा है कि हमारे लिए काम करिए, हमारी आवाज़ को बुलंद करिए। तो संविधान बदल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से मजबूत है और भारतीयता जो है वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत है कि जिसको बदल पाना संभव ही नहीं है। परंतु कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने ही जनता को गुमराह करने का काम किया। बीजेपी के नेताओं के जो प्रत्याशी थे उनके बयान आए, शायद उनको नहीं पता था संविधान बदलने और संविधान संशोधन में जमीन आसमान का अंतर होता है। संविधान का संशोधन तो न जाने कितनी बार, दर्जनों बार अनुच्छेदों का कांग्रेस द्वारा किया गया है और इवन प्रेम्बल तक में छेड़छाड़ की गई है कांग्रेस द्वारा। संविधान के संशोधन और संविधान बदलना 2 अलग अलग चीज है। परंतु ये बात सत्य है, क्योंकि चुनाव जब आपका घोषित हो जाता है, जब शंखनाद हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास समय बहुत कम होता है और चुनाव आयोग की भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इतनी टाइट होती हैं कि आपको अपने ऑडियंस तक पहुंच पाना उतना आसान रह नहीं जाता है।
और प्लस आपको ये समझना भी पड़ेगा कि जो विपक्षी करने की कोशिश कर रहा है वो आपको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को अपनाया, उन्होंने राजनीति नहीं की। उन्होंने 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे व्यापार करने का काम किया देश की जनता के साथ, जिसका उनको लाभ मिला। परंतु जनता समझ गई ना, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। भाई सरकार तो आपकी नहीं बनी, जनता ने आपको पुनः नकार दिया। आप चुनाव जीतने के बाद आज भी आप कांग्रेस से बात करेंगे तो कहेंगे जी हम 2024 का चुनाव जीत गए। तो फिर विपक्ष में क्यों बैठे हो भाई? अगर तुम 2024 का चुनाव जीत गए तो विपक्ष में क्यों बैठे हो? जनता ने आपको विपक्ष के तौर पे मजबूत जरूर कर दिया, परंतु आपको ये चांस नहीं दिया कि आप देश के ऊपर पुनः राज करके वो अपराधीकरण आप पुनः कर पाएं जो आपके कार्यकाल में होता था। तो आप कोई भी नैरेटिव चला सकते हो, पर हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, आपके नैरेटिव को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। आप किसी एक सेगमेंट को गुमराह कर सकते हो, आप धर्म के नाम पे राजनीति कर सकते हो, आप जातियों के नाम पे राजनीति कर सकते हो, परंतु ये राजनीति बहुत ज़्यादा देर लास्ट नहीं करती है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के ऊपर आगे बढ़ रहा है तो हम मजबूत हैं ना। ठीक है, हमारी ताकत कम हुई लेकिन हमारी विचारधारा तो मजबूत है। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिलता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं एक वो जोश, एक वो लहर, एक वो खुशी की लहर आपको दिखाई पड़ती है ना। तो जब आपकी विचारधारा मजबूत होती है तो आप बहुत आगे तक जाते हो। परंतु जब आप क्षणिक लाभ के लिए कोई काम करते हो तो जनता उसका जवाब बेहतर तरीके से देना चाहती है। कांग्रेस को इतना एजेंडा चलाने के बावजूद उनका एजेंडा जनता ने स्वयं ध्वस्त किया और उनको विपक्ष के रूप में बैठाया। और मैं आपको लोकतंत्र में कहूँगा कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि विपक्ष का काम ये होता है क्रिटिक्स करना। अगर सरकार कुछ गलत करना चाहती है तो उसको रोकने का काम होता है विपक्ष का, या गलती करना हो रही है उससे तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर लेके आए कि आप यहाँ पे साहब गलती कर रहे हैं, ताकि उसको सुधारा जा सके। क्योंकि चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई हम चाहते हैं, ठीक है हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी सत्ता में आए। हम क्योंकि हमें खुद लगता है ना, आप हो आपको लगता है ना कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसे ही हमें स्वयं लगता है, इंसान होने के नाते लगता है, हमें ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो इसलिए हम काम करते हैं, हम अपनी विचारधारा के ऊपर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक रही है, अपनी विचारधारा से भटक के क्षणिक लाभ के लिए वो अपने एजेंडों को बदल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लंबे दौर में भी उसको नुकसान ही पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत राजनीति की जड़ें बड़ी गहरी जमी हुई हैं। बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनका उदय या जिनका चलना जातिगत राजनीति की वजह से ही हो रहा है। एक ताज़ा फैसला आया है जिसमें अब जातिगत सभाएं नहीं की जा सकेंगी, जातिगत रैलियां नहीं की जा सकेंगी। कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम रालोद की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की, तो कहीं ना कहीं जाटों का नेतृत्व करती है उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में। राजस्थान से जो सीमा उत्तर प्रदेश की लगती, वहाँ के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी यूपी की या सीमा जो लगती वहाँ पर। तो कैसे इसको देखते हैं? क्या उन राजनीतिक दलों का इससे नुकसान नहीं होगा जिसमें रालोद भी इंक्लूड है? देखिए, मैं आपके सवाल के अंतिम पायदान से शुरुआत करके आपके पहले पायदान तक जाऊंगा। आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात की और आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि मैं पूरी तरीके से इसका खंडन करता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों की बात की है और किसानों मजदूरों की पार्टी के नाम से राष्ट्रीय लोकदल को जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन किसानों के हित में समर्पित किया और हमने कभी भी जाति के नाम पे राजनीति नहीं की। हमारे नेता आते हैं जाट समाज से और उनको जाट समाज के ऊपर गर्व भी है, जाट होने पे गर्व है हमारे नेता को, परंतु उन्होंने कभी भी किसी जाति की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा जब भी बात की है तो हमने किसानों की बात की है। आप हमारा पूरा इतिहास खंगाल के देख लीजिए, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी की तो बात ही निराली थी, चौधरी जयंत सिंह जी रहे हों, कभी इन्होंने जाति के नाम पे विघटन करने का काम नहीं किया।
क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को सुकोड़ दें, राष्ट्रीय लोकदल को एक क्षेत्र की पार्टी बना के ही छोड़ दें, इसलिए वो ये इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश करती हैं। जैसा अभी हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे, नैरेटिव चलाना, यही एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्षियों द्वारा किया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल एक किसी पर्टिकुलर जाति की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, हर उस मजलूम की पार्टी है जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा हो। राष्ट्रीय लोकदल युवाओं की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, राष्ट्रीय लोकदल ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। हमारे नेता पढ़े लिखे नेता हैं, विजनरी नेता हैं, और हमारे नेता आज अगर स्किल विभाग संभाल रहे हैं तो वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ना वो किसी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, ना वो किसी जाति के लिए काम कर रहे हैं, वो पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नैरेटिव कहना कि राष्ट्रीय लोकदल किसी जाति से बंधी हुई है, तो मैं इसका पूरी तरीके से पहले तो खंडन करता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि एक अभी आदेश आया कि जाति के नाम पे राजनीति नहीं हो सकेगी, अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जाति के नाम पे राजनीति, क्योंकि आज एक पढ़ा लिखा भारत आपके सामने खड़ा हुआ है, एक युवा भारत आपके सामने खड़ा हुआ है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सशक्त भारत आपके सामने खड़ा हुआ है जो विकसित भारत बनना चाहता है, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना चाहता है। हम थक गए हैं अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखते हुए, अब हमको आगे बढ़ना है और हमको कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत का झंडा को गाड़ना है। तो ऐसी स्थिति में जब आप चांद के उस पार्ट पे पहुंच गए जहां पे विश्व नहीं पहुंच पाया, तो आप क्या चाहते हैं कि जातियों में हम आज भी उलझे रहें, आज भी हम धर्म की लड़ाई लड़ते रहें? भारत का युवा बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो फर्स्ट नेम कल्चर युवाओं ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो जाति लिखना ही नहीं चाहते हैं, जाति पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमें ये कहते हैं कि जाति की राजनीति होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं भारत के साथ अन्याय होगा, कहीं ना कहीं भारत की उस विजन के साथ अन्याय होगा जो भारत विकसित भारत का देख रहा है। जातियों के नाम पे अब देश बंटने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो रालोद है वो किसानों का नेतृत्व करती है, लेकिन फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि रालोद पश्चिम यूपी या उसके आसपास तक क्यों सीमित है? किसान बलिया में भी हैं, किसान आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के ज़िले उठा देखेंगे, किसान वहाँ भी हैं। कितने प्रत्याशी रालोद ने खड़े किए हैं? या तो रालोद को एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, एक ये बात हो सकती है, या फिर रालोद इसलिए एक क्षेत्र तक सीमित है, जो मैंने जाटों की बात कही, क्योंकि पश्चिम यूपी जाट बाहुल्य क्षेत्र है और 10 से 15 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर जाट डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप समझ रहे होंगे मेरा सवाल। जब आपने किसानों की बात की तो किसान तो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन जब हम रालोद की राजनीति उठा के देखते हैं तब रालोद एक क्षेत्र तक सीमित नजर आती है। आपने जो रालोद का आंकलन किया वो सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से किया। आप राजस्थान के बॉर्डर तक चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा विधायक है जो कि पिछली सरकार में मंत्री भी था। तो आप जो रालोद का आंकलन कर रहे हैं वो विनिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं, परंतु सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय लोकदल का पूरे देश के अंदर 14 राज्यों में संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं 14 राज्यों में। राष्ट्रीय लोकदल, जैसे आपने कहा बलिया में किसान है, तो बलिया में हमारा संगठन है और बलिया में राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से खड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं अजय जी बताऊं आपको, विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल अकेला ऐसा दल था जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता था जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में नहीं थे। और राष्ट्रीय लोकदल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, बल्कि आप इधर बढ़ेंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, आप इधर बढ़िए उड़ीसा के अंदर भी हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष है, हैदराबाद में हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी महिला की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हैदराबाद से आती हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो विस्तार है वो पूरे देश के अंदर, और राजनीति को खाली और खाली विनिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप उसका क्षेत्र डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ एक विधायक के द्वारा ही खाली काम नहीं किया जाता है, एक सांसद के द्वारा ही खाली काम नहीं किया जाता है। जो काम किया जाता है वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल का हर कार्यकर्ता करता है अपने लोगों के लिए। आपको किसी कहीं आपके साथ अत्याचार हो रहा है प्रशासन द्वारा, तो आपका जो कार्यकर्ता होता है वही सबसे पहले पहुंचता है लाठी खाने के लिए।
वही सबसे पहले पहुंचता है आवाज़ उठाने के लिए उस गरीब मजलूम की, जिसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए, या अगर कोई भी सरकार की योजना है जो हमें एंड कंज्यूमर तक पहुंचानी है, तो वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम आपका कार्यकर्ता करता है। तो राजनीति के अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए, और सेवा भाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल आज 14 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। और राष्ट्र जैसे हमारी पार्टी के नाम में ही है राष्ट्रीय, तो हम किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए, प्रतिनिधित्व सदन में होता है। किसी भी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व सदन में ना हो, चाहे वो राज्य के सदन की बात कर लें, चाहे वो केंद्र के सदन की बात कर लें। सेवा भाव रहता है राजनीति में, संगठन पूरे देश में रहता है, कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब उनके नेता सदन पहुंचते हैं। और जब हम रालोद को देखते हैं, देखिए मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जब आपने कहा कि विनिंग देख के आप, विनिंग पोजीशन देख के आप ये बात कर रहे हैं, बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि जब चाहे वो आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे हों, चाहे वो अभी आप बीजेपी के साथ हों, क्यों नहीं रालोद के कैंडिडेट्स को आप बलिया से उतारते हैं, या लखनऊ की किसी सीट से उतारते हैं, या कानपुर की किसी सीट से उतारते हैं। जब टिकट देने की या टिकट मांगने की या किसी भी तरह का बातचीत की बात होती है, तब वहां पर देखते हैं कि रालोद को एक जगह तक सीमित कर दिया गया। क्योंकि अगर लेगेसी उठा के देखें, आपने किसानों की बात की, तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का नाम किसी से छुपा नहीं है। उनसे बड़ा नेता किसानों का पूरे देश में कोई हुआ नहीं। वो लेगेसी है, बड़ी लेगेसी है, जिस पर रालोद के हर कार्यकर्ता को गर्व है और होना भी चाहिए। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मैं फिर यही बात कहता हूं कि सीमित कर दिया गया है कि अगर टिकट की बात होगी तो आपको इतनी ही सीटों पे उसी ही क्षेत्र में आपको लड़वाया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जब चौधरी चरण सिंह जी हमारा प्रतिनिधित्व करते थे, तो उस समय ये लखनऊ जो है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं अभी, यहाँ की 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में आपको वो विस्तारीकरण दिखाई पड़ेगा। 2017 के चुनाव में जब राष्ट्रीय लोकदल अकेले लड़ा था और हम लगभग 353 सीटों पे लड़े थे, तो हमें हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। चाहे वो बस्ती है, वहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट को ठीक ठाक वोट मिले थे। मैं स्वयं चुनाव लड़ा था, मुझे लखनऊ के अंदर अच्छे वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता की कार्य क्षमता थी, उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमको वोट मिले। जो गठबंधन होता है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं, और वहाँ पे बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और वहाँ पे फिर खाली आपके आकलन से काम नहीं चलता है। जो आपका सहयोगी होता है वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन के अंदर हमें कई बार कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि जहाँ पे शायद हम क्षेत्र तक समेट के रह जाते हैं। परंतु 2027 में आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय लोकदल अपने कैंडिडेट को उतारेगा, और इसी गठबंधन के अंदर आपको चुनाव में लड़ते हुए हमारे कैंडिडेट दिखाई यही पड़ेंगे। मैं जानना चाह रहा था कि जब आप 2017 में लड़े थे तो उत्तर प्रदेश में आप लड़े थे, अच्छा परफॉर्म आपने किया था आपके अनुसार, और विधायक भी आपके जीत के आए थे। लेकिन जब आप गठबंधन में लड़ते हैं तो आपको एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाता है। 2027 में आप लोग अच्छा करेंगे, बेहतर है। मैं बात करूंगा, कुछ बयान ऐसे रहे, जैसे 2 बयानों की बहुत चर्चा रही। जयंत चौधरी पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जयंत चौधरी, आपने कहा सौम्य, वैसे ही वो सौम्य शांत नज़र आते हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी चर्चा करूंगा। आप बेहतर जानते होंगे जयंत चौधरी को, आपकी मुलाकात उनसे होती रहती है। उनके 2 बयान हैं। एक, जब 3 केंद्रीय कृषि कानून आए थे, बड़ा तगड़ा विरोध हुआ था, इतना विरोध हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे, और इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा गया था। और जयंत चौधरी ने कहा था किसानों का डेथ वारंट है। एक और बयान चर्चा में आता है, जब समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन था, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों युवा नेता हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, और दोनों की जुगलबंदी भी बहुत बेहतर देखने को मिलती थी। और सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती है, दिल्ली की राजनीति में भी होती है, कि जयंत चौधरी कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जब पूछा गया तो जयंत चौधरी ने कहा था कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये 2 बयान हैं, 2 बयान ऐसे हैं जो
उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद के साथ या जयंत चौधरी के साथ चिपके हुए हैं। इन दो बयानों पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा इस चीज़ के ऊपर, जब आपने मेरी खुद की स्वयं की क्लिप के बारे में बात की कि हम उस शायद व्यवस्था से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो जैसा आपने कहा कि रालोद के साथ चिपके हुए, तो ये रालोद के साथ नहीं चिपके हुए हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी इन बयानों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जब वो हमारे सामने टिक नहीं पाते हैं जनता के मुद्दों के ऊपर। तब जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो कुतर्क करते हैं वो। वही कुतर्क कहीं ना कहीं वो लेके आते हैं निरंतर। जब आप तर्कों में हमसे नहीं जीत पाते हैं तो आप कुतर्क को लेके आते हैं। तो विपक्षी इसको कुतर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपने कहा कि माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा था कि किसानों का डेथ वारंट है, तो माननीय जयंत चौधरी जी आज भी उस बयान के ऊपर कायम है और मैं आज भी उस बयान के ऊपर कायम हूँ कि अगर वो कृषि कानून आए थे तो उनके अंदर बदलाव की बहुत ज़रूरत थी। उनके अंदर कई ऐसे पॉइंट थे जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव होने चाहिए थे। उसके बिना वो कृषि कानून लागू नहीं हो सकते थे। वो किसानों के लिए डेथ वारंट के रूप में ही काम करते। बीजेपी ने गड़बड़ कर दी थी उस समय। नहीं, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ कर दी थी। देखिए, कभी भी किसी की भी मंशा जो कि सरकार के अंदर है, उसकी मंशा कुछ गड़बड़ करने की नहीं होती है, उसकी मंशा बेहतर करने की होती है। उसके अंदर वो शायद जो ड्राफ्टिंग करता है, जो चीज़ों को लेके आता है, उसमें बदलाव की जरूरत होती है। संविधान के अंदर अगर संशोधन किए गए हैं तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो संशोधन सिर्फ इसलिए किए गए क्योंकि कांग्रेस की मंशा ये थी कि साहब हम संविधान को कमज़ोर कर दें। तो अगर उन्होंने उसके अंदर संशोधन किए तो उन्होंने उस वक्त की ज़रूरत को समझते हुए उन संशोधनों को किया। परंतु जब भी कोई चीज़ की जाती है तो उसके कई पहलू अनरेड रह जाते हैं या अनएड्रेस रह जाते हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो राष्ट्रीय लोकदल अकेला ऐसा दल था जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। और किसानों ने भी अपने मंच में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को खड़ा होने दिया था तो वो माननीय जयंत चौधरी जी थे। ये राष्ट्रीय लोकदल की ताकत है। बाकी किसी नेता को किसानों ने अपने मंच पे नहीं आने दिया और राजनीति करने के लिए नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। परंतु जब जयंत चौधरी आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनका बेटा उनके साथ खड़ा हो रहा था। एक किसान के हित को समझने वाला एक विजनरी उनके साथ खड़ा हो रहा था। इसलिए किसानों ने कंधे से कंधा मिला के राष्ट्रीय लोकदल को साथ देने का मौका किया और राष्ट्रीय लोकदल धरातल पे उतरा और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा और किसान आंदोलन की इज्जत रखते हुए उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। हमें गर्व है। आप मुझे बता दीजिए, किसानों के लिए चाहे वो लंगर सेवा हो, चाहे उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर दिन और रात किसानों के लिए काम किया गया। उस आंदोलन को जब चौधरी राकेश टिकैत जी टूट गए थे पूरी तरीके से और उनके आंसू निकल आए थे टेलीविज़न के ऊपर, उनको लगा था कि शायद अब वो नहीं चला पाएंगे इस आंदोलन को, तो चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको तुरंत टेलीफोन किया और उन्होंने कहा तुम्हें टूटने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और राकेश टिकैत के साथ जो उस समय उस कमरे में लोग थे उन्होंने बताया स्वयं कि राकेश टिकैत जी ने कहा मेरे चौधरी का फ़ोन आ गया, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये राकेश टिकैत जी का स्वयं वर्जन था वहाँ पे। और अगले दिन माननीय जयंत चौधरी जी राकेश टिकैत जी के लिए पानी लेके पहुँचे, तब राकेश टिकैत जी ने वो पानी पिया और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और फाइनली उसका रिजल्ट ये हुआ कि किसानों के हक में उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ा कि हाँ ये कानून में गलतियां हैं और उन्होंने उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल अकेला ऐसा दल था जो किसानों के साथ खड़ा हुआ था। बाकी सब तो सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे और कोई धरातल पे नहीं आया था। अच्छा, कहीं नहीं दिखा था। दूसरा आपका जो पॉइंट क्वेश्चन था, चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, उस पर भी मैं बोल देता हूं। मुझे लगता है देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि विपक्ष द्वारा निरंतर इसको कुतर्क के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से टकरा नहीं पाता, जब वो राष्ट्रीय लोकदल से जनता के हितों को करने से राष्ट्रीय लोकदल को नहीं रोक पाता है, तब वो कुतर्क लेके आता है। 2022 के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव, क्योंकि हम विपक्ष के साथ थे, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे
और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया था कि राष्ट्रीय लोकदल शायद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में आ जाएगी। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग संदेश, जिसको कहते हैं ना, उसकी काट, जो उनके द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया था कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में आ जाएगी, उसको काटने का, उसको तोड़ने का, एक स्ट्रॉन्ग संदेश देने का सिर्फ यही एक तरीका मात्र था जो माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनाया। और ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चुनाव की स्ट्रैटेजी होता है, एक पर्टिकुलर समय की मांग होता है, जिसके कारण माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा ये उस समय कहा गया और वो काम भी किया। कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर विश्वास भी जागा कि नहीं, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, और वो चुनाव के अंदर हमने बेहतर परफॉर्म किया। परंतु जब आप देखिए कि आज वही समाजवादी पार्टी किस तरीके से कुतर्क के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर इसको चिपकाने की कोशिश करती है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पता है ना कि आपके चिपकाने से हमारा कद थोड़ी ना कम हो जाएगा। आपके इन बयानों को बार बार लेके आने से हमारा मान सम्मान, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो उनका प्यार है, वो थोड़ी ना कम हो जाएगा। तो इससे हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इससे हमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि विपक्ष किस तरीके से हमें डिमीन करने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा नाम से ही जाहिर है, समाजवाद। बीजेपी उसका विरोध करती है। अभी उठा था जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें समाजवाद शब्द हटा दिया जाए, इस तरह की चर्चा चली। योगी आदित्यनाथ सदन में ही कह चुके हैं कि अब समाजवाद की ऐसी कोई जगह नहीं है। रालोद, आपने कहा कि जयंत चौधरी को किसानों का खुला समर्थन था, जयंत चौधरी का समर्थन किसानों को खुला था, और उस समय किसान बेहद नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, और जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि ये डेथ वारंट है और बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ रालोद रहती है गठबंधन में, और जैसा कि बयान का जो जिक्र किया चवन्नी वाला, अब यहाँ पर दोनों विचारधाराएं, यानी कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, ये दो ध्रुव हैं विचारधारा। रालोद दोनों के साथ अब इस समय गठबंधन में बीजेपी के साथ है, तब किसान आंदोलन के समय बीजेपी के विरोध में थी। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में रालोद थी, लेकिन अब विरोध में है, यानी कि अब आप समाजवादी पार्टी पे तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, रालोद पूरी आरोप लगाती है। कैसे विचारधाराओं में इतना समन्वय बैठा लिया जाता है, मुझे या जनता को ये बात नहीं समझ में आती है कि जब दो ध्रुवी विचारधाराएं हैं और एक पार्टी दोनों के साथ गठबंधन करती है। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं तब समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी है। ये जनता इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती है रोहित जी, और यही मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो दो ध्रुवीय, यानी दो ध्रुवों पर विचारधाराओं का समन्वय बैठा लिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, जो हमारे रगों में बह रही है। राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहां पे है। राष्ट्रीय लोकदल था, राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल का नल आज भी पानी बहा रहा है और कल भी पानी बहा रहा था। अब मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ा। अच्छा। और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को धोखा देके 2024 के चुनाव में वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण हम उनके साथ नहीं गए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। तो अब आपको समझ में आ गई पूरी बात, स्थिति साफ है। देखिए, मैं आपको पूरी स्थिति साफ बता दूं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस कहाँ थी, समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं थी? 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा। 2022 के चुनाव में बीएसपी कहाँ चली गई? बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, एक बड़े वर्ग में अपना प्रतिनिधित्व रखती है, कहाँ चली गई बीएसपी? 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के साथ लड़ा। 2022 के बाद 2024 के चुनाव में ना ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे और ना राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। इसका मतलब अगर हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ के गया है तो कमी आपके अंदर है ना। आपने मुझसे कहा कि समाजवाद की बात करती है समाजवादी पार्टी,
पीडीए और समाजवाद क्या एक चीज है? समाजवाद का मतलब क्या है? हर वर्ग की बात करना, समावेशी विकास। जब आप पीडीए की बात करने लगते हो तो आप समाजवाद की तो बात ही नहीं कर रहे हो ना। फिर आप समाज की बात कहां कर रहे हो? आप तो सिर्फ एक वर्ग की बात करने की शुरुआत कर दी है, वो भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। असल में जब घटना होती है तो पीडीए के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ते हो आप। जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो आप पीडीए के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते हो। जब विधान परिषद भेजने की बारी आती है तो पीडीए के साथ दिखाई नहीं पड़ते हो आप। परंतु चुनावी रोटियां सेकने के लिए 2027 में पुनः जनता को गुमराह करने के लिए आप एक नारा लेके आए हो पीडीए का। तो आप तो समाजवाद की जो विचारधारा थी आपकी, उससे तो आप पहले ही अलग हो गए हो। मतलब आपने बताया कि 17 में किसी का गठबंधन था, 19, 22, 24, यानी कि सब दल कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, रालोद करे तो गलत हो जाता है। ये बिल्कुल। और दूसरी चीज आप तो ये फिर अंतर राष्ट्रीय क्या लोकदल तो राष्ट्रीय लोकदल है ना। नहीं, हमारी विचारधारा दूसरी, जब किसानों मैं के किसी- लिए काम करने हाँ। की हमारी विचारधारा मजदूरों के लिए काम करने की है। हमने जब ये पाया कि समाजवादी पार्टी इस बात को समझने को ही नहीं थी। यार आप मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किसने किया था? इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन जो किया था वो नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। तो नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ सोच के किया गया होगा ना। लेकिन जब फॉर्मेशन हो जाता है तो आपस में ही इतनी कलह है, आपस में ही इतने मनभेद हैं, कहीं ना कहीं आपस में ही आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं है देश के प्रति, तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे? नीतीश कुमार का मनभेद तो कभी बीजेपी के साथ हो जाता है तो कभी आरजेडी के साथ हो जाता देखिए है। वो एक अलग उनकी मुद्दा है। छवि पे देखिए असर पड़ा ना। ऐसा कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जो छवि थी सुशासन बाबू की, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा जंगल राज का, नीतीश कुमार ने उसको सुधार दिया। लेकिन आज नीतीश कुमार की छवि की बात करते हैं तो क्या शब्द सामने आते? 20 साल से बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास जता रही है। 20 साल से एक व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे 2020 की सीटों की अगर बात 2000 करेंगे विधानसभा की, देखिए बिहार मेरी में, बात समझिए, तो तीसरी पार्टी थी जदयू। राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। राजनीति में सीटें कम होना, सीटें ज्यादा होना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी विचारधारा बदल गई। राजनीति में जब जनता को लगता है तब वो आपको सीटें देती है। जब जनता को लगता है कि आप उसके पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं या जनता का कुछ भी विचार होता है तो वो उस हिसाब से वोटिंग करती है। तो राजनीति में कोई आपकी कुर्सी पक्की कंफर्म नहीं होती है। परंतु अगर नीतीश कुमार जी 20 साल से एक ही कुर्सी के ऊपर हैं तो वो जनता के आशीर्वाद से ही तो हैं। तो उनकी छवि कैसे खराब हुई? नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि हर दल की अपनी विचारधारा होती है और मैं ये मानता हूं कि हर दल अपने हिसाब से देश में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। पर जब आप एक गठबंधन बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर वो गठबंधन को बनाते हैं। कुछ मुद्दों को आप अपने पीछे डिक्की में रख देते हैं, कुछ मुद्दों को दूसरा दल डिक्की में रख देता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन मुद्दों को आपने छोड़ दिया। बात उन मुद्दों पे भी होगी हमारी, लेकिन जब वो समय आएगा तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसके तहत एक गठबंधन होता है। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है। हमारा पूरा का पूरा किसी भी निर्णय को लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और हमको जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का निर्णय एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय था, जो कि विपक्ष को पचा नहीं। भाई ये तो आपको कर देना चाहिए था ना अपने कार्यकाल के अंदर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम। तब आपको एक परिवार के आगे कोई दिखता नहीं था, तब आप एक परिवार के आगे किसी और को देना नहीं चाहते थे कोई भी सम्मान। परंतु आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को अपनाने का काम किया, उनकी विचारधारा पे देश की विकास को आगे ले जाने का काम किया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्या फर्ज बनता है कि राष्ट्रीय लोकदल उस विकास में धार देने का काम करे। हम अपनी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी का साथ देके देश को विकसित बनाने का काम करें। तो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आया जब आपका इंडिया गठबंधन का कोई समन्वय ही नहीं था। आज आप बताइए मुझे, इंडिया गठबंधन है या नहीं है? किसी को पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी इधर से उधर चली गई। 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन में है, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। मतलब जब आप दिल्ली में वोट मांगोगे तब आप कहोगे कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत अच्छा है, इसको वोट दे दो,
और जब आप पंजाब चले जाओगे तब आप कहोगे कि कांग्रेस ने तो साहब अपराध किया, अब इसको वोट मत दो। तो इस तरीके की रणनीति से हम तो नहीं आपके साथ रह सकते। हम तो नहीं रह सकते आपके साथ कि आप ईवीएम को ही गाली दोगे और उसी ईवीएम के तहत आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओगे। जब आप बात करते हैं, जब गठबंधन होता है दो राजनीतिक दलों में या दो से ज्यादा राजनीतिक दलों में, तब मुद्दों की बात होती है, देखा जाता है मुद्दे सेम है कि नहीं। आपने कहा कुछ मुद्दों पे बात होती, कुछ मुद्दे किनारे रखे जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं रखे जाते कि उन पर कभी बात नहीं होगी। मुद्दों के साथ साथ सीटों पर भी बात होती है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। नफा नुकसान, राजनीति में नफा नुकसान देखा जाता है। सवाल ये भी खड़े होने लगते हैं कि विचारधारा मिले ना मिले, सीटें पर्याप्त मिल जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। क्या राजनीति में ये चीज़ ठीक है? आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपके हिसाब से हो सकता हो ठीक हो, लेकिन जनता के हिसाब से क्या ये चीज़ ठीक है? क्योंकि जनता के सामने जो तस्वीर उभर कर सामने जाती है उसमें जनता कंफ्यूज होती है। देखिए, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और ये जो राजनीति कर रहे हैं व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो राजनीति के अंदर है या सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी जनता का ही हिस्सा है। इसी जनता में से निकल के आया है, इसी जनता ने उसको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में उनको चुना है, तो ये उसी जनता के बीच का हिस्सा है। तो वो बहुत बेहतर तरीके से जनता इस चीज़ को समझती है कि कौन अपनी विचारधारा के ऊपर चल रहा है और कौन सिर्फ राजनीति करने के लिए अपनी विचारधारा का नाम का प्रयोग कर रहा है। तो जैसा कि अभी हमारे आपके डिस्कशन में आया भी कि आप जातियों के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करोगे, आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करोगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे, तो हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। और अपने देश की जनता को गुमराह करके आप अगर ये सोचते हो कि आप सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाओगे, तो जनता आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता के बीच में जैसे आप हो वैसे आपको जाना पड़ता है, ईमानदारी से जनता के मुद्दों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जनता के मुद्दों के ऊपर जब आप काम करोगे तो जनता आपको सर पे बैठाएगी, माथे पे बैठाएगी, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़ाएगी। मैं शिवपाल का एक बयान देख रहा था जिसका आपने उस बयान को लेकर पलटवार भी किया था। शिवपाल ने कहा रालोद तो धोखेबाज है, और ये भी आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगते रहते हैं कि जयंत चौधरी को हमने राज्यसभा भेजा, वरना जयंत चौधरी के पास तो इतने विधायक ही नहीं है कि वो राज्यसभा जा पाए। समाजवादी पार्टी का उधर कैसे हुआ आपको पता है? समाजवादी पार्टी ने 1989 में मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देने का काम किया था। ये हमारी पार्टी में चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में काम करते थे मुलायम सिंह। इसी कांग्रेस ने मुलायम सिंह का एनकाउंटर करने का आदेश दिया था और मुलायम सिंह चोरी छुपे भाग के उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से चौधरी चरण सिंह जी की कोठी पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे बचा लीजिए चौधरी साहब, वरना कांग्रेस मेरा एनकाउंटर करवा देगी। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको अपने दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, और तब जाके मुलायम सिंह की जान बची थी, वरना आज समाजवादी पार्टी तो होती ही ना। उसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देने का काम 1989 में मुलायम सिंह ने किया। और 1989 के दौर में अगर मैं बातें करूंगा तो बहुत आगे चली जाएंगी कि उस दौर में मुलायम सिंह के व्यक्तिगत पे अगर मैं जाऊंगा तो फिर चीज़ें शायद खराब हो जाएंगी या बुरी लगेंगी समाजवादी पार्टी को। तो जिसका उदय ही धोखे से हुआ हो वो हमको तो कम से कम नसीहत ना दे, जो हमको ही धोखा दे के आगे बढ़ा हो, और जिसने अपनी विचारधारा को तराजू पे रख के तोल के बेच दिया हो, वो हमको तो कम से कम ये उद्देश्य ना दे विचारधारा का या धोखे का। दूसरी बात, शिवपाल यादव जी अपने ही भतीजे से धोखा खाए और क्या रिजल्ट हुआ ये पूरे देश ने देखा। मतलब जो उनके परिवार की धोखेबाजी थी, जो उनके परिवार में आपस में एक दूसरे के लिए धोखाधड़ी हुई कि चाचा भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़वा रहे हैं, भतीजा चाचा के खिलाफ चुनाव लड़वा रहा है एक ही पार्टी में रह के, ये तो पूरे देश ने तमाशा देखा था, मंच से देखा गया था ये तमाशा, जो तमाशा हुआ था। तो धोखे की बात तो वो ना करें जिनके तो डीएनए में ही धोखा हो। प्लस शिवपाल यादव जी ने क्या किया, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा दे दिया। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, शिवपाल यादव जी का तो विलय हो गया समाजवादी पार्टी में, उनके परिवार का तो विलय हो गया समाजवादी पार्टी में, पर वो प्रसपा का झंडा उठाने वाले उन कार्यकर्ताओं का क्या हुआ जो आज भी सड़कों पे भटक रहे हैं,
जो आज भी अपनी राजनीतिक पहचान को मारने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो एक बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उसके अंदर कई तो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे जिनका जिक्र लोगों ने किया। उन कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? तो आपने तो खाली अपने परिवार को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम किया। निरंतर आप जनता को धोखा देते हुए आए। आपके कार्यकाल के अंदर किस तरीके से गुंडाई हुई, किस तरीके से गुंडा राज हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी ने तो नारा दिया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, और यही सच्चाई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की। उसके बावजूद हमने आप पे विश्वास किया, उसके बावजूद हमने आपके साथ चुनाव लड़ा। हमारा आपका साथ कितना था? हमारा आपका साथ 2017 के उपचुनाव, कैराना उपचुनाव से शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सीट, जिस पे राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट लड़ रही थी, बाद में समाजवादी पार्टी ने फिर उनको अपने पाले में ले लिया और बाद में उनकी बेटी को उन्होंने टिकट दिया। वो भी राष्ट्रीय लोकदल के कारण उनकी बेटी को टिकट मिला। जो कैराना से आज सांसद हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के कारण उनको टिकट मिला समाजवादी पार्टी से। तो आपने निरंतर लोगों को गली गली में धोखा दिया हो, एक एक कदम पे आपने धोखा दिया हो, और आप धोखे की बात करते हो। आप कहते हो हमने राज्यसभा भेजा। अरे भैया, 2 बार आपको हमने एमएलसी चुनाव के अंदर हमारे 9 विधायकों ने आपको वोट किया। इसके अलावा एक जब हमारा आपका गठबंधन हुआ तो एक तय हुआ ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि ऐसी स्थिति में हम आपको हम साथ दे रहे हैं जिसमें आपके ये डूज एंड डोंट्स हैं। उसके अंदर ये तय था कि माननीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा जाना है, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाते हो साथ में, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी कुछ नुकसान भी देते हो, खाली फायदे ही नहीं मिलते हैं आपको। तो राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत नुकसान भी दिया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, क्योंकि हमें पता था कि उनका जो बीता हुआ कल है वो उतना बेहतर नहीं है। उसके बावजूद हम उनके साथ गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपको पता है मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, और समाजवादी पार्टी का किस तरीके से वहाँ पे उनको देखा जाता है। समाजवादी पार्टी का तो झंडा उठाने वाला व्यक्ति नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, परंतु राष्ट्रीय लोकदल ने जब उनके साथ गठबंधन किया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जो टीस थी वो कम हुई। उन्होंने भी उस चीज़ को भूलने की कोशिश की, क्योंकि हम भी ये कहते हैं कि भूत में हुई गलतियों को बहुत ज़्यादा अगर आगे तक लेके जाओगे तो दिक्कत होती है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने तो इनको खड़ा करने का काम किया पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। जीएसटी को लेकर आपका क्या मानना है? जिस तरह से जीएसटी में अभी बदलाव किए गए हैं और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और आप लोग भी लगातार मुलाकात व्यापारियों से कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं जीएसटी को? देखिए, जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन 0.2 जो एनडीए सरकार द्वारा लाई गई है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आम जनमानस को लाभ पहुंचाने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर 10% तक जीएसटी घटने का काम हुआ। पहले 4 स्लैब हुआ करती थी, अब 2 स्लैब रह गई हैं। तो 12 और 28 वाली जो स्लैब थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का काम हुआ है। आज करीब 85 से 90% जो प्रोडक्ट है वो 5% स्लैब के अंदर आपके आ गए, और बचे हुए जो कुछ थोड़े से लग्जरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जिसका उपयोग लग्जरी प्रोडक्ट्स में होता है, वो आपके 18% के अंदर रह गए। आज देश के अंदर व्यापारी भी खुश है, क्योंकि उसको 90% व्यापारियों को 5% स्लैब के ही अंदर ही जीएसटी के अंदर उनको टैक्स भरना है, तो जो कि उनको ईमानदारी से देने में उनको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अगर हमने आपको 1 लाख रुपए का माल दिया तो आपको अगर 5,000 रुपये टैक्स देना है तो आप दे दोगे, परंतु आपको 28,000 रुपये का टैक्स देना है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी ये तकलीफ दे हो जाता है और वो नहीं देना चाहता है। तो जब एक लेवल तक हम पहुंच गए कि कलेक्शंस में एक लेवल तक पहुंच गए जहां पे हमको देश के विकास में आगे कहीं हमें तकलीफ ना हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लेके आई सरकार, जिसके अंदर सीधे तौर पे व्यापारियों को लाभ होगा, मेक इन इंडिया को लाभ होगा। मेक इन इंडिया को लाभ सीधे तौर पे इसलिए होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो जो आपके ऊपर बोझ था टैक्स का वो कहीं ना कहीं घटेगा, और जब वो घटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद भारत के अंदर बनने का काम होगा। तो जब आपका उत्पाद बनेगा तो आपकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी, आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ोगे, और वहीं पे सीधे तौर पे जो आम जनमानस है उस तक उसका लाभ पहुंचने का काम होगा। जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कारें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या जितनी भी आम जनमानस से छूती हुई चीज़ें हैं, आपकी थाली सस्ती हो गई।
आप पहले किसी खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो आपको 18% टैक्स देना पड़ता था, आज वही टैक्स सीधे तौर पे 5% हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी थाली सस्ती हो गई, और अगर इंसान की, आम जनमानस की थाली सस्ती हो गई हो तो उसका स्वागत तो होना ही चाहिए। अच्छा, रोहित जी, जयंत चौधरी की बात करते हैं। जयंत चौधरी को जब देखते हैं तो बड़े सौम्य से, सीधे से, बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा कभी भड़काऊ बयान देते हुए या इस तरह की राजनीति करते हुए नज़र नहीं। आप बेहद पढ़े लिखे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। कैसे, आप लोग तो लगातार मुलाकात होती रहती होगी, तो कैसे हैं जयंत चौधरी? ईमानदार, लॉयल, विजनरी, एजुकेटेड और सबको साथ में लेके चलने वाले नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी। उनसे बेहतर नेता मैं अपने जीवन में मैंने आज तक नहीं देखा। अगर वो आपके साथ बैठे होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल तक को, आपकी रूह तक को छू के ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। माननीय जयंत चौधरी जी की जितनी तारीफ की जाए, उनकी ईमानदारी की, उनके अंदर जो 3 पीढ़ियों की ईमानदारी आई है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जो जिस गति से वो आगे लेके चल रहे हैं, अपने दल को ईमानदारी से, हमारा दल अगर चुनाव हार भी जाता है तब भी माननीय जयंत चौधरी जी कहते हैं नहीं, अपनी विचारधारा से हमें अडिग नहीं होना है, हमें अपने उसूलों से अलग नहीं होना है, हम चुनाव जीतने के लिए हम षड्यंत्र नहीं कर सकते। तो ये जो विचारधारा है माननीय जयंत चौधरी जी की, ये कहीं ना कहीं आम जनमानस तक पहुंचने का काम करती है। आज भी जब माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के बीच में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है ऐसे उनका अपने परिवार का, अपना बच्चा, अपना खून आ गया हो उनके बीच में। जिस तरीके से माएँ उनको आशीर्वाद देती हैं, बुजुर्ग उनको प्यार देते हैं, युवा उनके लिए जान छिड़कने को तैयार होते हैं। हमारे नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, आपको पता है हमारे नेता सिक्योरिटी लेके नहीं चलते हैं, और वो क्षेत्र में सीधे जनता के बीच में होते हैं, और जो उनके आसपास के युवा होते हैं वो उनकी सिक्योरिटी हैं, वो उनकी ताकत हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज की राजनीति में अगर कोई लेके चल पा रहा है तो वो माननीय जयंत चौधरी जी हैं। क्योंकि अगर देश में बात हो, खास तौर से वोटर्स के बीच ये बात होती है और युवा वोटर्स के बीच बात होती है, तो मांग होती है पढ़ा लिखा नेता हमारे बीच होना चाहिए। पढ़े लिखे नेताओं की बड़ी देश में कमी है, और जब जयंत चौधरी को देखते हैं तो वेल एजुकेटेड और वहाँ से पढ़े हुए, जहाँ लोगों का सपना होता पढ़ने का, तो लगता नहीं इतना पढ़ा लिखा लीडर और जिसके पास इतनी बड़ी लेगेसी हो। जयंत चौधरी को अभी राजनीति में वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं। जो जनता के दिलों में हमें स्थान मिला है, जो माननीय जयंत चौधरी जी को अपनी जनता के बीच में जाके जो सुकून मिलता है, वही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जो प्यार जनता के द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी को मिलता है, जो युवाओं के द्वारा उनके लिए जान दे देने का जज्बा है, जो उनके लिए मोहब्बत है माननीय जयंत चौधरी के लिए, उससे ज़्यादा कामयाबी मुझे लगता है और कोई हो ही नहीं सकती किसी भी इंसान के लिए। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति को भी आगे जाने की, उसके ऊपर जाने की चाह होगी कि अब शायद मैं अगला टर्म जीत जाऊं, परंतु जिसने जनता के दिल में जगह बना ली, अब उसके बाद उसको और कौन सा पद चाहिए और कौन सी जगह चाहिए जिसके लिए माननीय जयंत चौधरी जी को कुछ करना चाहिए। अगर माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर राजनीति में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जो ईमानदारी का एक वायरस हमारे राजनीति के अंदर, हमारे दल के अंदर है, उस वायरस को लेके आगे बढ़ रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी। मुझे कभी अपने नेता को ना भ्रष्टाचार के लिए डिफेंड नहीं करना पड़ता, और मैं आपको ईमानदारी से आज ये कह रहा हूँ, आप क्योंकि हमारी आपकी बात हो रही है और ये कहीं ना कहीं आर्काइव में रहेगी, कि मेरे पूरे जीवन काल में मैं आपको ये पूरे ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे अपने नेता को कभी भ्रष्टाचार के लिए डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, आज जनता माननीय जयंत चौधरी जी में वही चौधरी चरण सिंह देख रहे हैं, वही चौधरी चरण सिंह देख रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। तो आज माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के बीच में जो ओहदा रखते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? 2027 में एनडीए की सरकार पुनः बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। रालोद पश्चिम यूपी से बाहर
बिल्कुल 2027 में रालोद पूर्वांचल आपको तक। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। आखिरी सवाल है रोहित जी मेरा, उत्तर प्रदेश का, मुझे पता है आप क्या जवाब देंगे लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव या वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? चौधरी चरण सिंह जी ऑप्शन होते, ये अगर ऑप्शन नहीं भी है तब भी मैं चौधरी चरण सिंह कहूँ। लेकिन अभी की जो राजनीति, क्योंकि चौधरी चरण चौधरी सिंह चरण से सिंह तो जी- इन नेताओं ने भी बहुत सीखा है। तो चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पे अगर कोई मुख्यमंत्री आगे चल रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का काम किया है, भय मुक्त करने का काम किया है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की जमीन जो हड़प रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की और किसानों को पुनः अपनी ज़मीन का मालिक बनाने का काम किया है, ये विचारधारा सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की थी जिन्होंने किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया था। तो उनके पद चिन्हों पे अगर कोई मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 27 में जयंत चौधरी के रूप में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देखने को मिल सकती है? नहीं, इस विवाद में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें किसी भी पद की और उसकी ज़रूरत नहीं है, ना कोई लालसा है। जो प्रदेश जो में हमें जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। अभी तो माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा जिस तरीके से युवाओं को हुनरवान करके और कहीं कहीं स्किल्ड करके और देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए काम किया जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा है, हम किसी पद से बंधे हुए व्यक्ति नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रालोद के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया और बताया कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में रालोद का क्या स्थान है और किस विचारधारा पर रालोद चलती। वही 2027 के चुनाव को लेकर ये भी बताया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं और 2027 में रालोद पश्चिम यूपी के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।